नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो बीमा हो तो ऐसा। देश में बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन, मिस सेलिंग और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज सबसे आम बन गए हैं। और जब इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात ना सुने तो फिर क्या करें, कहां जाएं, शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। आज के शो में इसी पर हम गहराई से बातचीत करने वाले हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो कैसे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो देखिए ऑन द शो हम क्या बात करेंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। बीमा से जुड़ी शिकायतें आखिरकार क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा इश्यूज क्यों होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी ने लिया है, इश्यूज आखिरकार क्यों ये बढ़ गए हैं, उस पर बात होगी। क्लेम रिजेक्ट होने का आखिरकार क्या कारण होता है, बहुत सारे लोगों के क्लेम जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, उस पर बात होगी। बीमा कंपनी ना सुने तो आखिरकार शिकायत कैसे करें, अब ये भी तमाम लोगों का सवाल होता है, उनके मन में कंफ्यूजन होती है कि अगर मान लीजिए बीमा कंपनी सुन नहीं रही है तो आपको फिर शिकायत कहां दर्ज करवानी है। बीमा में मिस सेलिंग से बचना आखिरकार कैसे है, और फिर हम बात करेंगे कि बीमा से जुड़ी शिकायत का समाधान आपको कैसे लेना है, तो समाधान पर भी बातचीत होगी। तो चलिए अब समझते हैं अमित गुप्ता की कहानी। उन्हें भागदौड़ करने के बाद कैसे क्लेम मिला। इंदौर के अमित गुप्ता का इलाज हुआ और अस्पताल का बिल करीब 48,000 रुपए आया। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, लेकिन कंपनी बार बार कहती रही कागज पूरे नहीं हैं। अमित हर बार नए कागज भेजते रहे, फिर भी क्लेम आगे नहीं बढ़ा। किसी ने उन्हें समझाया कि बीमा से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए एक सरकारी ऑनलाइन व्यवस्था होती है, जहां शिकायत सीधे नियामक तक पहुंचती है। इसी व्यवस्था को IGMS कहते हैं, यानी बीमा शिकायत दर्ज करने की सरकारी वेबसाइट। अमित ने यहाँ शिकायत दर्ज की। कुछ दिनों में कंपनी को नोटिस गया और क्लेम तुरंत मंजूर हो गया। अमित को पूरा पैसा भी मिल गया। तो आपके साथ अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लेम आपको नहीं मिल रहा है, क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं इंश्योरेंस समाधान की को फाउंडर शिल्पा अरोड़ा जी। इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स, क्लेम रिजेक्शंस, मिस सेलिंग और ग्रीवियंस रिड्रेसल में इनकी काफी एक्सपर्टीज है। इन्होंने हजारों लोगों के बीमा से जुड़े विवादों का समाधान भी करवाया है। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंप्लेंट्स काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। अकॉर्डिंग टू यू शिल्पा जी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए अंजलि, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 14% के करीब अभी चल रहा है। इसके अलावा जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आजकल आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कैंसर बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गया है, हार्ट डिजीजेस बहुत बढ़ गए हैं, डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, स्ट्रोक के बहुत ज्यादा केसेस अब सुनने में आने लगे हैं। और ये सब जो ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल। और हॉस्पिटल भी ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं कर रहा है, ओवर ट्रीटमेंट कहीं पे हो रही है। हॉस्पिटल नहीं जाने की रिक्वायरमेंट है तो भी हॉस्पिटल एडमिट कर रहा है और ट्रीटमेंट कर रहा है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी पे एक दबाव है कि वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी कर रहे हैं, इस टाइम देख रहे हैं, हर क्लेम को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से रिजेक्शन के जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लॉस में है, उनको भी अपना प्रॉफिट्स देखना है। सो ये एक मेजर कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस में रिजेक्शन बढ़ने लग गए हैं। बिल्कुल, तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंप्लेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन मैम, बीमा से जुड़ी शिकायतों में करीब 80% हिस्सा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, और क्या हेल्थ बीमा से जुड़े प्रोडक्ट ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं?
देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसको पॉलिसी होल्डर खरीदते हुए समझ नहीं पाता, ना ही एडवाइजर ठीक से समझा पा रहा है। बहुत सारी चीजें होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे हमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर करनी होती है, वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, कुछ डिजीजेस कुछ टाइम बाद कवर होती है, सब लिमिट्स होती है। आजकल जितनी भी कैंसर ट्रीटमेंट है या जो भी एडवांस ट्रीटमेंट है, उसमें कई पॉलिसीज के अंदर सब लिमिट लगी हुई होती है। जैसे कि आपके पास अगर 10 लाख का बीमा है, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 लाख आपका किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में अलाउड हो। रूम रेंट कैपिंग के बारे में पॉलिसी होल्डर्स को नहीं पता चलता। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है कि जब क्लेम का टाइम आता है ना, तभी पॉलिसी होल्डर को रियलाइज होता है कि ओह, ये तो पॉलिसी के अंदर कवरेज नहीं है, मेरे साथ धोखा हो गया। और यही एक कारण है कि शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि पॉलिसी तो मैंने ठीक ही ली थी, लेकिन क्लेम के टाइम ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है कि जिस टाइम पे हम पॉलिसी लेते हैं उसको सही तरीके से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं या जो उस पर लिखी होती हैं टर्म्स, उसको सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं या हम पूछते ही नहीं हैं एजेंट से? ज्यादातर क्या हो रहा है कि एडवाइजर्स को भी ठीक से पता नहीं चल रहा कि ये सब लिमिट का इम्पैक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मॉडर्न थेरेपी में इम्यूनोथेरेपीज हैं, हमें पता है कैंसर में आजकल इम्यूनोथेरेपी का यूज हो रहा है, लेकिन सेलिंग के टाइम हम उसको बता नहीं रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा है जो ना पॉलिसी होल्डर को समझ आ रहा है, ना सेलर को समझ आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज के टाइम हम लो प्रीमियम के चक्कर में भाग रहे हैं कि कम से कम प्रीमियम देना पड़े, मेरे को कवर मिल जाए। लेकिन जब हम कम प्रीमियम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम घाटा भी ले रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज उसमें मिसिंग है। बिल्कुल। मैम, अगर किसी बीमा कंपनी की सेवाओं से कोई नाखुश है, मतलब कोई खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी शिकायत अगर करनी हो तो कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे उनकी सुनवाई होगी? अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इंश्योरेंस के ग्रीवेंस सेल को रीच आउट करना। अब ये ग्रीवेंस सेल की जो मेल आईडी या नंबर होता है, ये आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होता है, या आप कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर भी ग्रीवेंस सेल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला हमें जो है वो शिकायत करनी है कंपनी की ग्रीवेंस सेल में, जिसमें 2 से 3 लेवल होते हैं कि आपका एस्केलेशन 1, एस्केलेशन 2 और फिर जीआरओ तक पहुंचते हैं। तो आपको वो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जब आप कंप्लेंट लिखते हैं जीआरओ को, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 14 दिन का टाइम होता है रिस्पॉन्स करने के लिए। तो आपको वो इंतजार करना पड़ेगा कि 14 दिन में जो भी रिस्पॉन्स आया उसको फिर आप दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रीवेंस सेल को। तो ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 होता है कि आप IRDA की जो IGMS, अब उसका नाम बीमा भरोसा हो गया है, तो बीमा भरोसा पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को लॉग कर सकते हैं। अगेन उसका भी टाइम 14 दिन होता है। आपको 2 चांस मिलते हैं। आप अपनी फर्स्ट कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, कंपनी का रिस्पॉन्स 14 दिन में आएगा, उसके बाद आप उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं, जिसका अगेन 14 दिन का टाइम होता है। तो 28 दिन, करीबन 28 से 30 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा ये रिस्पॉन्स आने का। द थर्ड लेवल इज कि आप ओम्बड्समैन पे जाइए, और अगर आपका क्लेम 50 लाख के नीचे है तो आप ओम्बड्समैन बॉडी को यूज कर सकते हैं, जहां पे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने ग्रीवेंस सेल को लिखा है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, वो सब लगा के तभी आप ओम्बड्समैन बॉडी पे जा सकते हैं। अगर आप सीधा जाते हैं तो क्लेम, मतलब वो आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये स्टेप पूरे फॉलो करेंगे तभी आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, या कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए भी आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पर ये शो भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस कंपनी की सबसे ज़्यादा जो हैं वो शिकायतें किसके खिलाफ जो हैं वो दर्ज की गई हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइन इंश्योरेंस की देखिए 13,000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की 2,511, और इसी अकॉर्डिंग आगे जितनी भी बीमा इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं, उसकी बीमा से जुड़ी हुई कंपनियाँ, उनकी जो शिकायतें हैं वो जो हैं वो सामने आई हैं। और मैम, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मिली हैं वो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की मिली हैं। इसके पीछे की क्या वजह आप देख पा रही हैं? बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तो ये इनकी सेल्स भी ज्यादा है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो जिसकी सेल ज्यादा होगी उसकी कंप्लेंट्स भी आपको ज्यादा ही नजर आएगी, मेरा ये भी मानना है। दूसरा, इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने बोला सब लिमिट है, रूम रेंट कैपिंग है, तो वो ऑप्शंस इतने सारे हैं कि अगर कोई रूम रेंट कैपिंग वाला प्रोडक्ट ले लेता है और फिर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता है तो डिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। या वो कोई सब लिमिट वाली पॉलिसी ले लेता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए या आप किसी और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए गए तो आपका डिडक्शन आ जाएगा। तो दैट उसकी वजह से भी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, ये एक रीज़न है। और सेलिंग के टाइम क्या हो रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि डिस्क्लोज़र ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि अब मैं बीमार हूँ, अब मैं इंश्योरेंस लेके क्लेम ले सकता हूँ, वो नहीं होता। वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है, आपको पीईडी डिक्लेयर करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली सम अप होके कंप्लेंट्स का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि पॉलिसी को सही से रीड करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि मिस सेलिंग एक बहुत बड़ा एक जो चुनौती है लोगों के लिए वो बन गई है। आपके हिसाब से एजेंट ट्रेनिंग की इसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो मिलती हैं, क्या इसकी ज़रूरत है बदलाव की, या फिर कमीशन स्ट्रक्चर और कस्टमर अवेयरनेस में बदलाव की ज़रूरत है, या फिर कोई और वजह है इसकी? देखिए, मेरा मानना है कि क्लेम और सेलिंग एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अगर हम सेलिंग सही करते हैं, जब बेच रहे हैं तो क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, वो अगर हम ठीक से बता रहे हैं तो क्लेम के टाइम ना कोई सरप्राइज नहीं आएगा पॉलिसी होल्डर को। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग ऑफ एडवाइजर ज़रूरी है। एक और बड़ा जो चैलेंज है कि एडवाइजर फर्स्ट ईयर में छोड़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहीं न कहीं एडवाइजर को रिटेन ही नहीं कर पा रही है। तो जब एडवाइजर पॉलिसी बेच के सिस्टम से एग्जिट कर जाता है तो पॉलिसी होल्डर कहाँ जाएगा? क्लेम के टाइम क्या मैं ये भी मानती हूँ कि जब हम पॉलिसी बेचते हैं, मैं आज आपको सब कुछ समझा दूंगी, आप समझ भी जाओगे, लेकिन मेरा क्लेम हो सकता है 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, तब मुझे ये चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ ना। बिल्कुल। तो उस टाइम मुझे किसी का साथ चाहिए, जो एडवाइजर मेरे साथ खड़े होके मुझे दोबारा से समझा सके कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, या एनुअली भी समझा सके कि आपका ये कवर्ड है, ये नहीं कवर्ड है, तो भी मुझे थोड़ा याद रहेगा। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है पूरा कस्टमर अवेयरनेस, सेलिंग, कमीशन तो खैर आई विल नॉट टच, क्योंकि कमीशन ठीक है। इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसको थोड़ा पुश तो चाहिए। आज आप खड़े होके अर्जेंटली ड्रेस तो खरीद लेंगे कि मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे आज इंश्योरेंस खरीदना है सुबह उठते ही, तो वो अर्जेंसी ही नहीं है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। तो कहीं ना कहीं एडवाइजर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हाँ, सेलिंग और ये अवेयरनेस के बारे में हमें काम करना चाहिए। एक प्रोग्राम जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने शुरू किया है, इंश्योरेंस लिया अच्छा किया। पर उसमें भी देखा जा रहा है कि सेलिंग क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए वो बता रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या है वो नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जरूरी है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदूं तो मेरी चेकलिस्ट क्या हो, ये बार बार हमें बताना पड़ेगा कि रूम रेंट कैपिंग क्या है, सब लिमिट क्या है, डिडक्टिबल्स क्या होते हैं, कितना जैसे डिडक्टिबल्स है, आप हॉस्पिटल जाते हैं बहुत सारी चीजें यूज होती है, तो 20 से 30% आजकल डिडक्टिबल हो गया है। जो आपके बैंडेजेस, सिरिंजेस वगैरह, ग्लव्स यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल, डायपर्स यूज कर रहे हैं, और इसमें आप कुछ रोक नहीं सकते, ये चीजें यूज हो रही है वहां पे। तो ये 20 to 30% आपका बिल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये हमें जागरूकता करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस है, बट ये वाला पार्ट भी हमें कवर करना चाहिए। बिल्कुल, अवेयरनेस कस्टमर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, क्लेम रिजेक्शन के मामलों में जो कंपनियां होती हैं किन ग्राउंड को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, और इनमें से कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से कमज़ोर हैं? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा देखा गया। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में भी एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कि अंडरस्टैंड करना कि वेटिंग पीरियड क्रॉस कर लिया, मोरेटोरियम पीरियड जैसे 5 साल का होता है, कितना इम्पैक्ट है उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का ऑन द करंट ट्रीटमेंट, क्या वो रिलेटेड ट्रीटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो पीईडी एक एरिया है, तो मैं ये बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग भी है फॉर द इंश्योरर टू रिजेक्ट, और कहीं ना कहीं उसमें अगर लूप निकल जाता है, कोई एक्सपर्ट जैसे आपका एडवाइजर जो समझता हो इंश्योरेंस को, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करके क्लेम निकलवा भी सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का पीईडी है।
इसके अलावा जैसे आपने अभी दिखाया, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं करी ढंग से, तो ये एक दूसरा कारण है जो IRDA की साइट पे भी है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्लेम रिजेक्शन होता है। तो एक लूप में आ जाता है पॉलिसी होल्डर, वो बार बार डॉक्यूमेंट दे रहा है, फिर से वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ये लूप में जब फंस जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो पहली बार में अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप ऐसे लूप में फंस जाएं तो वहां रुके मत रहिए, आगे बढ़े, ग्रीवेंस में जाएं। कि लोग रुक के 1 साल निकाल देते हैं और ग्रीवेंस वीक हो जाती है। तीसरा रीजन देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी और हॉस्पिटल ने एडमिट कर दिया। ये केस वीक भी है, ये केस स्ट्रॉन्ग भी है। इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या इमरजेंसी थी। अगेन एक एक्सपर्ट डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है टू जस्टिफाई। आपको हर रिजेक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है, तो वो जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स 2-3 तरह से निकलते हैं, जैसे कि पॉलिसी होल्डर के राइट्स क्या है, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और मेडिकल कंडीशन क्या है। ये तीनों को क्लब करके पॉइंट्स बना के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसके अलावा एडमिटेड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होना था, डायग्नोसिस के लिए एडमिट हो गए, ये एक रीजन हो जाता है। और इसके अलावा जो है हमारा आता है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। सो इन चीज ये मेन 5 सबसे ज्यादा रिजेक्शन के रीजंस हैं। पर हर रीजन को मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर रीजन स्ट्रॉन्ग वीक है, इसमें हर एक में जस्टिफिकेशन लगेगी। बिल्कुल, वो तो देखने पे ही पता चलेगा केस टू केस। बिल्कुल, तो ये 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से क्लेम जो हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। मैम, लौटती हूँ मैं आपके पास और अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो बीमा शिकायतों से जुड़ा हुआ एक रोचक डेटा लेकर आई हैं, इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर आई हैं। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बीमा को लेकर शिकायतें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हैरानी वाली बात यह है कि 5 में से 4 शिकायतें हेल्थ बीमा से ही जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई होती हैं। इस पर क्या कहती है बीमा लोकपाल परिषद की 2023-24 की रिपोर्ट, ये आपको बताते हैं। देखिए, पिछले 6 साल में स्वास्थ्य बीमा शिकायतें 2 गुनी हो गई हैं, यानी कि बीते 6 सालों में डबल हो गई हैं। हेल्थ बीमा से जुड़ी, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी जो भी कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से आती हैं, लोकपाल के पास आई कुल शिकायतों में से 80% हेल्थ बीमा से जुड़ी शिकायतें हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें, यानी कि 80% शिकायतें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हैं। उसको लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं। बीमा क्लेम रिजेक्ट होना शिकायतों का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जब जरूरत पड़ने पर कोई भी इंश्योरेंस टेकर अपना क्लेम करता है, उसके बाद उसका क्लेम जो रिजेक्ट हो जाता है, वो सबसे बड़ा कारण है इन शिकायतों का। शिकायतें बढ़ने की मुख्य वजह है पॉलिसी की शर्तों को ना समझना, दस्तावेजों में कमी। इंश्योरेंस लेते वक्त आपने पॉलिसी की शर्तें नहीं समझी हैं, इसलिए आगे जाके आपको परेशानी हो रही है। और दस्तावेजों में कमी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से नेसेसरी होनी चाहिए, उनमें कमी दिखाई दे रही है। बड़ी बीमा कंपनियों के खिलाफ दावे खारिज होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो बड़ी बीमा कंपनियां हैं, उनके खिलाफ दावे खारिज होने की शिकायतें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। कई मामलों में बीमा कंपनी क्लेम को नॉन डिस्क्लोजर बताकर खारिज कर देती है। बीमा कंपनी कह देती है कि आपने जब इंश्योरेंस लिया तब आपने अपनी बीमारी का खुलासा हमारे साथ नहीं किया और इसलिए अब आपका क्लेम जो है हम रिजेक्ट कर रहे हैं जरूरत पड़ने पर। लोकपाल ने और क्या कहा कि क्लेम प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी एक बड़ी समस्या है। देखिए, जब क्लेम आप करते हैं तो उस टाइम ट्रांसपेरेंसी जो आड़े आती है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर शिकायत लगातार बढ़ रही है हेल्थ बीमा से जुड़ी हुई। ग्राहकों को पॉलिसी लेते समय जानकारी की स्पष्टता और दावा प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। देखिए, पॉलिसी लेते समय ही आपको जो है सब कुछ क्लियर करना है। जिस एजेंट के थ्रू आप पॉलिसी ले रहे हैं, जिस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, उनको उसी वक्त क्लेम पॉलिसी लेते टाइम में आप क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि तब जब आपको ज़रूरत पड़ने पर इसका क्लेम करना है और फिर आपको परेशानी आने लगे। बहुत शुक्रिया दिव्या। और दिव्या ने अभी ये जो रिपोर्ट आपको दिखाई है, ये जो कुछ बातें आपको बताई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि क्लेम रिजेक्ट होता है, इसके पीछे ये बड़ी वजह जो हैं वो हो सकती हैं। जब भी आप पॉलिसी लें तो स्टार्टिंग में ही उस पॉलिसी को पूरी तरह से आप पढ़ लें। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कैसे हमारे शो से जुड़ सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे शो से जुड़ने का, अपने सवाल जो हैं वो हम तक पहुँचाने का। देखिए, इंश्योरेंस क्योंकि हमारा प्रोग्राम है तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है INSU और उसके बाद व्हाट्सएप पर अपना सवाल टाइप कर देना है
9354027995 पर आपको सवाल अपना लिखकर भेज देना है। याद रखिए, व्हाट्सएप पर जब अपना सवाल लिखेंगे, आप टाइप करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले INSU लिखना है। उसके बाद आप देखिए, अगर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया भी हैं हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और साथ ही यूट्यूब के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। कानपुर से देवेश मिश्रा हैं, उनका सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं कि बीमा कंपनी ने मेरे इलाज का पूरा खर्च नहीं दिया है, क्या मैं रीअसेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल देवेश जी, आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक सेटलमेंट लेटर आया होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी डिडक्शन कौन सी हेड्स में हुए हैं। इस सेटलमेंट लेटर को देखिए और अपने एडवाइजर से बात करिए या किसी एक्सपर्ट से बात करके जानिए कि क्या आपकी पॉलिसी में ये कवर्ड थे या डिडक्शन जो भी आपका पैसा कटा है वो पेएबल नहीं था। अगर वो पेएबल है तो आप अगेन ग्रीवेंस सेल को लिख सकते हैं कि मेरा ये पैसा क्यों काटा गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप ग्रीवेंस सेल को बिल्कुल लिख के पूछ सकते हैं कि कहाँ कटा और कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी के एप्लीकेबल थी जिसके अंडर आपके ये पैसे कटे हैं। बिल्कुल, तो रीअसेसमेंट की जो रिक्वेस्ट है बिल्कुल आप कर सकते हैं। भोपाल से सवाल आया है अनुराय का, उनका पूछना है कि एजेंट ने गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेची है, इसकी कहाँ शिकायत करनी चाहिए? देखिए, इसकी शिकायत सिर्फ आप उनकी कंपनी में कर सकते हैं। बीमा भरोसा और ओम्बड्समैन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। बीमा भरोसा में आप ब्रोकर की जरूर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपने ब्रोकर से खरीदा है, लेकिन एडवाइजर के लिए वहां पे अभी कोई सिस्टम बना नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल को ही लिखना पड़ेगा। अच्छा मैम, क्या ये ज़रूरी है कि जब आप शिकायत करें तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए कि किसने आपको वो पॉलिसी बेची है? वो तो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ होता है, सेलर का नाम, एडवाइजर है या ब्रोकर है, उसका नंबर, नाम, ईमेल आईडी सब मेंशन्ड होता है, तो आप वहां से देख के कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी देखा गया कि टेलीकॉलर ने बेच दिया लेकिन आपका सेलर कोई और था। बिल्कुल, आप बात किसी और से कह रहे हैं लेकिन पॉलिसी के अंदर नाम किसी और का आ रहा है, तो ये भी जरूर आप चेक करिए कि आपको सही बिका भी है। वो भी एक रेड फ्लैग है कि बात आप किसी और से कर रहे हैं, नाम किसी और का आ रहा है आपकी पॉलिसी में, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो एक बार रीचेक करिए जरूर। बिल्कुल, तो रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से सवाल आया है रोहित मेहता का। उनका कहना है, उनका पूछना है कि बीमा कंपनी मेरी शिकायत का 30 दिन से जवाब नहीं दे रही है, क्या मैं सीधे ओम्बड्समैन का जा सकता हूं? हाँ, सो ओम्बड्समैन के जो रूल है वो कहते हैं अगर 30 दिन तक इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं कर रही तो आप ओम्बड्समैन में फाइल कर सकते हैं, पर इसके सारे दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे कि आपने कब इंश्योरेंस कंपनी को लिखा, उसको रिमाइंडर दिया इन बिटवीन। जैसे मैंने बोला 14 दिन में रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर 14 दिन में नहीं आया तो आपने रिमाइंडर दिया या उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन पे आपने मेल डाला। ये सारे जब दस्तावेज आपके कंप्लीट होंगे तभी आप ओम्बड्समैन जाइए, नहीं तो ओम्बड्समैन कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रखने पहले से रेडी होते हैं? जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कम्युनिकेशन हुई है, स्पेशली ग्रीवेंस सेल में, तो उधर लेवल बने होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी लिखा होगा और जो आप वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हैं। उन दोनों आईडीज पे या 3 आईडीज पे आपको मेल लिखनी है और 14 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप एस्केलेट कर दीजिए एक बार, ताकि आप अपना काम पूरा कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आप रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपका केस स्ट्रांगली आप ओम्बड्समैन जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, एक बार हम ना पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। जो कंपनी ग्राहक की शिकायत न सुने तो शिकायत कैसे करें, IGMS से लेकर ओम्बड्समैन तक पूरा प्रोसेस इसका क्या है? तो पहला, जैसे मैंने बताया, आपको ग्रीवेंस सेल में लिखना है। ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगी। रिजेक्शन लेटर पे भी लिखा होता है, वो भी मैंडेटरी IRD की तरफ से। जो भी आपका रिजेक्शन लेटर आया है उसके नीचे ग्रीवेंस सेल का नंबर होगा, मेल आईडी होगी। कम्युनिकेशन आप मेल पर ही करिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। इसके 2 से 3 लेवल होते हैं, वो वहाँ डिफाइन होगा, तो वो 2 से 3 लेवल जो भी है आप उसको फॉलो करिए। 14 दिन के अंदर रिमाइंडर दे दीजिए इन केस आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आया है।
30 दिन होने के बाद आप ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आपकी पॉलिसी का पूरा कॉपी, जो भी आपके मेडिकल बिल्स हैं, आपकी रिजेक्शन लेटर, आपकी जो डिस्चार्ज समरी है ये भी लगेगी, और जो भी आपकी कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से हुई है वो ग्रीवेंस सेल से वो पूरा लगाएंगे, तभी आपका ओम्बड्समैन कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगा। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। बिल्कुल, तो एक भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा बीमा भरोसा पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि 30 दिन क्रॉस होने के बाद आप सीधा ओम्बड्समैन चले जाइए, क्योंकि ओम्बड्समैन की भी टाइम लिमिट है और देर भी लग रही है आजकल ओम्बड्समैन में। वैसे तो 3 महीने का टाइम डिफाइंड है, बट आजकल 6 से 1 साल लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत बढ़ गई है। उतना ओम्बड्समैन बॉडी अभी हैंडल नहीं कर पा रही जितनी कंप्लेंट्स बढ़ रही है। IRDA देख रहा है, बट हमें फास्ट मूव करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, रिजेक्शन हो गया, आगे भी खर्चे हैं, तो जितना ज्यादा जल्दी आप मूव करेंगे उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर कंपनी ग्राहक की शिकायत नहीं सुन रही है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, सवाल भी हमारे दर्शक का आया था कि अगर कोई बीमा एजेंट ने गलत तरीके से पॉलिसी बेच दी है तो मैम क्या एजेंट के खिलाफ ही कंप्लेन करनी चाहिए, कंपनी के खिलाफ, यानी एजेंट और कंपनी दोनों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, या फिर सिर्फ कंपनी के खिलाफ ही करें? तो आपके पास ऑप्शन अभी है नहीं। अगर आप बीमा भरोसा या ओम्बड्समैन जाते हो तो वहां पे सिर्फ 2 ही ड्रॉप डाउन है, या तो आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कर सकते हो या ब्रोकर के खिलाफ कर सकते हो। एडवाइजर का अभी वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं है, बट आप एडवाइजर का नाम लिख सकते हैं। तो कंप्लेंट आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम या ब्रोकर के नाम ही कर सकते हैं अगर आप बीमा भरोसा या ओम्बड्समैन पे जाते हैं। बिल्कुल मैम, शिकायत दर्ज करते टाइम डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइन कितनी इम्पॉर्टेंट है? कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता है या वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या मजबूत केस बन सकता है? डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा मैंडेटरी है, सारी चीजें आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना लॉगिन करके रिट्रीव कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप के थ्रू भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज समरी, आपका फाइनल बिल, रिजेक्शन लेटर और सारी कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो हुई है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना ओम्बड्समैन कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, उन सवालों को मैम हम शामिल कर देते हैं। दिल्ली से सवाल आया है शिखा का, वो पूछ रही हैं कि ओम्बड्समैन में सुनवाई के लिए क्या खुद वहां पर पेश होना जरूरी होता है? ओम्बड्समैन बॉडी प्रेफर आपको ही करेगी। आपको या तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी बहुत ज्यादा बीमार है और खुद नहीं रिप्रेजेंट कर सकता तो उसके फैमिली मेंबर जैसे कि भाई बहन, वाइफ, बच्चे, यही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स या ब्रोकर या लॉयर ये अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और नागपुर से सवाल आया है प्रवीण मोरे का, ये पूछ रहे हैं कि पॉलिसी अगर किसी ने स्टार्टिंग में ले ली और गलत तरीके से जानकारी दी गई तो क्या बाद में इसे साबित किया जा सकता है? कैसे इसे साबित करें, प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ तो आपको ही देखना पड़ेगा। कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग, जैसे टेलीकॉलर्स होते हैं तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कन्वर्सेशन। कोई मेल आपके पास है या कोई व्हाट्सएप है जिसमें प्रूफ हो रहा हो, तो आप जो भी आपके पास प्रूफ है वो अटैच करके प्रूफ दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में एक एडवांटेज होता है, अगर मिस सेलिंग हो गई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा डिडक्शन होगा लेकिन आपका प्रीमियम वापस मिल जाएगा और आप फिर करेक्ट पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, या अभी आप ये चला लीजिए और जैसी रिन्यूअल आता है तो आप पोर्ट कर लीजिए प्रोडक्ट को। तो बिल्कुल आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि गलत तरीके से आपको जो पॉलिसी है वो बेची गई है। पटना से संदीप पांडे पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टेबिलिटी के दौरान भी पुराने विवाद आपके खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल। सपोर्टेबिलिटी में अगेन इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग करती है। अंडरराइटिंग का मतलब है क्या वो उस रिस्क को लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। तो डेटा जो है वो दोनों कंपनी के बीच में शेयर होता है। जो भी आपकी पिछली कंपनी है उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो नई कंपनी को बताएं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्लेम्स रहे थे। तो अगर कोई पुराना क्लेम रिजेक्ट हुआ है या कोई विवाद है तो नई कंपनी को आपको भी बताना चाहिए, और पुरानी कंपनी से मिल जाता है उनको डेटा, तो हाँ आ सकता है इसमें प्रॉब्लम।
बिल्कुल। और मैम अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि मेरी जगह कोई दोस्त या रिलेटिव या कोई वकील शिकायत कर दे, तो क्या इसका परमिशन होती है? क्या ऐसा हो सकता है? हियरिंग जो होती है इंश्योरेंस में, वो हियरिंग के टाइम पे जो भी पॉलिसी होल्डर है वो हियरिंग अटेंड कर सकता है, जो कि ज्यादातर ऑनलाइन होने लग गई है अब। या फिर उनके जो क्लोज बाय है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, वाइफ, बच्चे, भाई, बहन, इन केस वो बहुत ज्यादा बीमार है और अपना केस नहीं बता पाते, बट प्रेफरेंस ओम्बड्समैन जो है वो पॉलिसी होल्डर को ही देता है, क्योंकि उन्हीं से वो जानना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो 2-3 मिनट का ही हियरिंग होती है जिसमें वो कुछ सवाल पूछते हैं। तो प्रेफरेबली और कोई नहीं जा सकता, मतलब रिलेटिव नहीं जा सकता, फ्रेंड नहीं जा सकता, या लॉयर नहीं जा सकता यानी कि हियरिंग के आपको टाइम। खुद ही प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, खुद ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके। मैम क्या ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले जो बीमा कंपनी है उसका रिटर्न में कोई जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया, ग्रीवेंस सेल में लिखना जरूरी है। ग्रीवेंस सेल से रिस्पॉन्स जो आता है, अगर वो आ गया वेल एंड गुड, तो वो रिस्पॉन्स आपको रखना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स को अगर आप एस्केलेट मतलब एक लेवल होता है, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स का भी जवाब दूं, तो 2 मेल अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपका केस बेटर हो जाता है ओम्बड्समैन जाने के लिए, तो ओम्बड्समैन रजिस्टर कर लेगा एटलीस्ट। तो ये जरूरी है। इन केस इंश्योरेंस कंपनी नहीं रिस्पॉन्ड करी 30 डेज में अंदर, तो आप एक रिमाइंडर जरूर डालिए कि बीमा लोकपाल को बताने के लिए कि हमने रिमाइंडर भी दिया, तब भी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से कंप्लीट हो जाती है आगे मूव करने के लिए। बिल्कुल। और पॉलिसी खरीदते टाइम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि बाद में अगर क्लेम करने का अगर कोई मौका आए तो क्लेम रिजेक्ट ना हो? सो आप टाइम को स्पेंड करिए पॉलिसी खरीदते हुए। ज्यादातर देखा गया रिश्तेदारी में हम खरीद लेते हैं पॉलिसी, बट ये सही तरीका नहीं है विश्वास करके कि ठीक ही दे रहा होगा। लेकिन हमें भी पता है कि टारगेट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के टारगेट्स होते हैं, कहीं वो ऐसा प्रोडक्ट ना पुश कर दे जिसमें आपको पता ही ना चले कि क्या दे दिया है। प्रपोजल फॉर्म हमेशा खुद भरे। IRDA भी कहता है कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरे, एक एक चीज को खुद वेरीफाई करे। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोई स्कैन कराया हो, कोई पुरानी सर्जरी हो, कुछ भी जो आपको लगता है आपके साथ मेडिकली हुआ था, रेलेवेंट इररेलेवेंट, आप अपना उसमें दिमाग ना लगा के प्रपोजल फॉर्म में सब कुछ मेंशन कर दीजिए, ताकि क्लेम के टाइम आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। पॉलिसी को समझिए। रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए आइडियली। आपके पास सब लिमिट नहीं होनी चाहिए मॉडर्न थेरेपीज में, बिकॉज अभी जितनी भी ट्रीटमेंट आ रही है एडवांस, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंडर आती है। तो इसमें कोई लिमिट ना हो, ये चेक कर लीजिए। तो ये आपकी पॉलिसी के अंदर लिखा होगा, उसको चेक कर लीजिए कि कोई सब लिमिट तो नहीं लगी हुई, कोई डिडक्टेबल तो नहीं लगा हुआ। वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल का होता है। 3 साल IRDA ने किया हुआ है, 3 साल के अंदर रहे तो आपका अच्छी बात है। तो ये चेक कर लीजिए कोई एक्सक्लूजन तो नहीं लगा रही। आपने डायबिटीज डिक्लेयर किया और कंपनी ने एक्सक्लूजन लगा दिया कि डायबिटीज रिलेटेड मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन पर डायबिटीज का आपको पता है हर चीज में, हर ऑर्गन पे इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा भी कुछ ना हो कि एक्सक्लूजन लग गया हो आपकी पॉलिसी में। तो ये सब चीजें एक जानकार एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिए। ये आसान, हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बिल्कुल है, बिल्कुल। इसको आराम से समझ के लीजिए। जल्दबाजी में मत खरीदिए कि मैं जानता हूँ, अपने आप देख लेगा, वो एडवाइजर देख लेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा बातचीत करिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा टाइम आपको इसमें ज़रूर देना है, थोड़ा अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है, आपको R&D करनी है, रिसर्च आपको पूरी तरह से करनी है। और जैसा कि मैम आपको बता रही हैं कि प्रपोजल जो फॉर्म है वो आपको खुद भरना है, और साथ ही पॉलिसी जब भी आप लें तो सही जानकारी उस टाइम पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत शुक्रिया आपका दिबोनस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच।
तो जब इंश्योरेंस कंपनी जवाब न दे, क्लेम रिजेक्ट कर दे या मिस सेलिंग हो जाए तो ग्राहक असहाय नहीं है। सही प्लेटफॉर्म, सही डॉक्यूमेंटेशन और सही स्ट्रेटेजी के साथ हर कंप्लेन की सुनवाई हो सकती है। और हम अपने दर्शकों से अपील भी करते हैं कि पॉलिसी समझकर ही खरीदें, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ उठाएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।